हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द क्लास A2 लेवल फिजिक्स। टॉपिक चल रहा है मेडिकल फिजिक्स और मेडिकल फिजिक्स के अंदर मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पेट स्कैन। क्या होता है पेट स्कैन, आइए बात करते हैं। एक छोटा सा और आसान सा टॉपिक है। पहले तो हम पेट स्कैन का इंट्रोडक्शन लेते हैं। पेट स्कैन क्या होता है? पेट स्कैन, सबसे पहले हमें जरूरत है पेट स्कैन की डेफिनेशन समझने की कि पेट स्कैन होता क्या, व्हाट इज इट ऑल अबाउट। तो सबसे पहले तो पेट स्कैन की फुल फॉर्म सुन लें। पीईटी, पेट स्टैंड्स फॉर पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, ठीक है। पीईटी, पेट स्कैन, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। ये जो वर्ड है टोमोग्राफी, सुना सुना लग रहा है? याद है अभी तुम्हें कुछ दिनों पहले मैंने एक चीज पढ़ाई थी, सीटी स्कैन। सीटी स्कैन स्टैंड्स फॉर कंप्यूटेड टोमोग्राफी। तो ये भी बिल्कुल टोमोग्राफी वाली ही चीज है। टोमोग्राफी का मतलब बताया था इमेजिंग बाय सेक्शन, स्लाइसिंग करके जो इमेजिंग करते हैं। अच्छा, मैं काम करता हूं, अभी मैं तुम्हें बीच में टोमोग्राफी की भी डेफिनेशन बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले पेट स्कैन क्या होता है, पेट स्कैन को इंट्रोड्यूस कराने दो। पेट स्कैन के बारे में आप लिखेंगे अ पेट स्कैन या अ पीईटी स्कैन is a functional functional imaging. It is a functional imaging technique. पेट स्कैन क्या है? पेट स्कैन एक इमेजिंग टेक्निक है, जैसे एक्सरे एक इमेजिंग टेक्निक है, अल्ट्रासाउंड एक इमेजिंग टेक्निक है। इमेज बनाते हैं हम बॉडी के अंदर की इंटरनल ऑर्गन्स की, मेटाबॉलिज्म को, हम प्रोसेस को हम क्या करते हैं, विजुअलाइज करने के लिए, देखने के लिए इमेजिंग करते हैं। तो पेट स्कैन भी क्या है? सीटी स्कैन की तरह, एक्सरे की तरह, अल्ट्रासाउंड की तरह, एमआरआई की तरह एक इमेजिंग टेक्निक है, ठीक है। लिखा हुआ है पेट स्कैन इज अ फंक्शनल इमेजिंग टेक्निक। अब आगे सुनो भाई, दैट यूजेस that uses a radioactive substance, that uses a radioactive substance। इसको कहते क्या है? इसको हम कहते हैं ट्रेसर। क्या कहते हैं? ट्रेसर। वैसे तो इसका पूरा नाम है रेडियो ट्रेसर, क्योंकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ना, लेकिन आप इसको सिर्फ ट्रेसर भी कह सकते हैं। तो क्या लिखा आपने? अ पेट स्कैन इज अ फंक्शनल इमेजिंग टेक्निक दैट यूजेस अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कॉल्ड ट्रेसर। आगे लिख लिया भाई, टू विजुअलाइज, देखने के लिए, टू विजुअलाइज एंड मेजर, टू विजुअलाइज देखने के लिए, एंड मेजर चेंजेस इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। मेटल लिख दिया, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। क्या होता है भाई? पहले तो पेट स्कैन का इंट्रोडक्शन समझें। पेट स्कैन एक इमेजिंग टेक्निक है। क्यों इस्तेमाल होती है? पेट स्कैन इस्तेमाल होता है बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं उनको क्या करने के लिए, उनको स्टडी करने के लिए, उनको समझने के लिए। राइट, एक मिनट रुकिएगा। सॉरी यार, क्लास पॉज करनी पड़ी। क्या बता रहा था मैं आपको बता रहा था कि पेट स्कैन क्या होता है। पेट स्कैन एक इमेजिंग टेक्निक होती है जिसकी मदद से आप क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म को, बॉडी के अंदर जो कुछ भी चल रहा है आप देखना चाहते हैं, आप विजुअलाइज करना चाहते हैं, आप मेजर करना चाहते हैं, तो आप पेट स्कैन का इस्तेमाल करते हैं। अब जाहिर है हमें एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझना होगा। पहले तो ये पॉजिट्रॉन कहां से आ गया? सर पॉजिट्रॉन तो हमने एस में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। ये यहाँ कहाँ से आ गया? और फिर ये टोमोग्राफी वाला क्या चक्कर है सर? तो पहले तो एक मिनट, इससे पहले कि मैं आगे चलूं, पहले मैं तुम्हें जल्दी से ना टोमोग्राफी याद दिला दूं, क्योंकि सीटी स्कैन में तुमने टोमोग्राफी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था। टोमोग्राफी को बस इतना कह लो, इसको कहते हैं इमेजिंग बाय सेक्शन। याद है सीटी स्कैन में भी मैंने कहा था हम एक सेक्शन की क्या करते हैं, इमेज बनाते हैं अलग अलग एंगल से। ये भी वही है, इमेजिंग बाय सेक्शंस दैट यूजेस एनी penetrative, ओहो, that uses any penetrative wave। क्या लिखा हुआ है बेटा? मैंने लिखा है इमेजिंग बाय सेक्शंस दैट यूजेस एनी पेनिट्रेटिव वेव। जैसे कि मैं, पेनिट्रेटिव वेव का मतलब ऐसी वेव जो आर पार हो जाए। सीटी स्कैन में तुम कौन सी पेनिट्रेटिव वेव का इस्तेमाल करते हो? सीटी स्कैन में तुम इस्तेमाल करते हो एक्स रेस का। अच्छा, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी में, पेट स्कैन में जो पेनिट्रेटिव रेडिएशन हम इस्तेमाल करेंगे वो एक्स रेज नहीं, यहाँ पे गैमा रेज इस्तेमाल होती है। सीटी स्कैन में और पेट स्कैन में ये एक और एक फर्क है, एक बुनियादी फर्क है कि सीटी स्कैन में आप एक्स रेज एक्सपोज करते हैं पेशेंट में,
यहाँ पर एक्सपोजर नहीं है, यहाँ पर गैमा रेज है। अब गैमा रेज कहाँ से आई, कैसे आई, ये आगे जाके अभी हम एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पेट स्कैन का एक बेसिक्स इंट्रोडक्शन पढ़ा, जिसमें जाहिर है आपको आधी से ज्यादा बातें समझ नहीं आई। सर ये ट्रेसर क्या होता है, क्या मतलब है, कैसे होता है ये, और ये टोमोग्राफी कैसे हो रही है, इन्हीं चीजों को तो पढ़ना है। लेकिन ये तमाम चीजें पढ़ने से पहले मैं आपको एक बिल्कुल ही अलग चीज पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका पेट स्कैन से ताल्लुक तो है, लेकिन अभी पहले मुझे वो चीज पढ़ाने दें। मैं आपको जो चीज पढ़ाने जा रहा हूं बेटा, उसे हम कहते हैं एनाहाइलेशन। एनाहाइलेशन, कितना लंबा सा स्थेटिक सा वर्ड है ना, एनाहाइलेशन। एनाहाइलेशन ऑफ मैटर, क्या होता है एनाहाइलेशन ऑफ मैटर। तो पहले हम एनाहाइलेशन ऑफ मैटर को समझेंगे। अगर ये आपने समझ लिया तो आपको पेट स्कैन का जो बेसिक्स है वो आपको समझ आ जाएगा, एनाहाइलेशन ऑफ मैटर क्या होता है। तो पहले तो एनाहाइलेशन ऑफ मैटर को सुने। एनाहाइलेट का मतलब होता है एक दूसरे को खत्म कर देना, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देना। एनाहाइलेट वर्ड का मतलब डिस्ट्रॉय कर देना। तो यहां पे देखें, पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। एनाहाइलेशन होता क्या है, व्हेन अ मैटर particle, when a matter particle and its antiparticle, जब एक मैटर पार्टिकल और उसका एंटी पार्टिकल, when a matter particle and its anti particle interact या कोलाइड, जब एक मैटर एंटी मैटर से इंटरैक्ट करता है, कोलाइड करता है, अब देखें क्या होगा, दे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय ईच अदर। ओए ओए, ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय ईच अदर, कन्वर्टिंग देयर मास, कन्वर्टिंग देयर मास इनटू एनर्जी। ये एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, और इनका जितना भी मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। क्या मतलब है, पहले तो देखें, अभी मैंने आपको कुछ ज्यादा लंबी नहीं, मैंने समझाया नहीं है। अभी मैंने आपको सिर्फ एनाहाइलेशन बताया। एनाहाइलेशन में क्या होता है, एक मैटर पार्टिकल एक एंटी पार्टिकल अगर एक दूसरे से मिल गए, एक दूसरे से कांटेक्ट में आ गए, एक दूसरे से टकरा गए, एक दूसरे से इंटरैक्ट करने लग गए, तो बेटा मैटर पार्टिकल और एंटी पार्टिकल ये एक दूसरे को फना कर देते हैं, एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। सर लेकिन हमने तो पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर में, हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, हमने पढ़ा है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यहां आप कह रहे हैं कि मैटर ने एंटी मैटर को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो सर मास कैसे डिस्ट्रॉय हो सकता है। असल में यहाँ पे जितना भी मास है ना, मैटर का और एंटी मैटर का, ये मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। क्लियर है, इसीलिए हम लिख रहे हैं ना, मैटर पार्टिकल एंड इट्स एंटी मैटर पार्टिकल इंटरैक्ट, दे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय ईच अदर, कन्वर्टिंग देयर मास इनटू एनर्जी। वो अपना मास एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस प्रोसेस को आप एनाहाइलेशन कहते हैं। अब मैं आपको एनाहाइलेशन की एक एग्जांपल देने जा रहा हूं, एग्जांपल देखिएगा। ठीक है, एनाहाइलेशन को एग्जांपल की मदद से समझते हैं। ठीक है, अब जरा समझिएगा, तवज्जो दीजिए। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, इफ एन इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और उसका एंटी पार्टिकल एंड इट्स एंटी पार्टिकल, क्या नाम है इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल का बेटा, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल आपने एएस में पढ़ा है, कहलाता है पॉजिट्रॉन, कॉल्ड पॉजिट्रॉन। इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड इट्स एंटी पार्टिकल कॉल्ड पॉजिट्रॉन कोलाइड। अच्छा, कोलाइड लिख लें या इंटरैक्ट लिख लें, बात एक ही है। अगर इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन से कोलिजन हो गया या इंटरैक्शन हो गया, ठीक है, इंटरैक्ट, दे कंप्लीटली डिके इनटू एनर्जी, ये एनर्जी में डिके हो जाते हैं, खत्म कर देते हैं एक दूसरे को, प्रोड्यूसिंग प्रोड्यूसिंग टू गैमा रे फोटॉन्स। क्या लिखा है मैंने, मैंने लिखा है जब एक इलेक्ट्रॉन और उसका एंटी पार्टिकल, जिसको हम पॉजिट्रॉन कहते हैं, जब ये एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, एक दूसरे से मीट करते हैं, एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, लिखा हुआ है कंप्लीटली डिके, ये खत्म हो जाता है। और ये किस चीज में डिके हो जाते हैं, एनर्जी में डिके हो जाते हैं, यानी इनका सारा का सारा मास
एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और आगे लिखा हुआ है प्रोड्यूसिंग टू गैमा रे फोटॉन्स, यानी इनके इनहाइलेट करने पर, एक दूसरे को खत्म करने पर दो गैमा रे फोटॉन्स प्रोड्यूस होंगे। प्रोड्यूसिंग टू गैमा रे फोटॉन्स ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट traveling in opposite directions, traveling in opposite directions। क्या मतलब है, मैं काम करता हूं, मैं आपको पिक्चर बनाकर समझाता हूं कैसे हो रहा है ये सारा काम। लेट मी ड्रॉ पिक्चर फॉर यू, आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। अच्छा भाई, फर्स्ट करें, ये है मेरा एक अदद इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ऐसे माइनस लिख देते हैं, और ये है एक अदद पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, बस फर्क ये कि इनका चार्ज ऑपोजिट होता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव पार्टिकल है तो पॉजिट्रॉन पॉजिटिव पार्टिकल है। ठीक है, ये जा रहा है इलेक्ट्रॉन और ये जा रहा है पॉजिट्रॉन। ठीक है, फर्ज करें इनकी आपस में हो गई इंटरैक्शन, इन्होंने एक दूसरे से कर लिया कोलाइड। ठीक है, कौन है, एक पॉजिट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। अगर इन दोनों ने एक दूसरे से इंटरैक्ट कर लिया, कोलाइड कर लिया, तो नतीजे में क्या होगा। अब मैं आगे की स्टोरी बता रहा हूँ, ये देखिए नतीजे में क्या हुआ। नतीजे में ये एक दूसरे को खत्म कर देंगे, दे विल फिनिश ईच अदर, दे विल डिस्ट्रॉय ईच अदर। और नतीजे में पता है क्या बनेगी, नतीजे में बनेंगी गैमा रेज। ये देखें, गैमा गैमा, नतीजे में क्या बनी, गैमा रेस बनी। अच्छा, गैमा रेस के बारे में एक और बात का ख्याल रखिएगा, ये जो गैमा रेस प्रोड्यूस होती है बेटा, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होती है। कैसे ट्रैवल कर रही होती हैं, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होती हैं, यानी इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन तो खत्म हो गए, गायब हो गए, खत्म हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, डिके हो गए। कहाँ गए, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो उनका मास था वो टोटली कन्वर्ट हो गया गैमा रे में। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ छोटी छोटी बारीकियां मैं आपको बताता हूँ। ये ऑपोजिट डायरेक्शन वाला चक्कर की अक्सर बच्चे पूछते हैं, सर चले ठीक है, दो गैमा रे फोटोन प्रोड्यूस हो गए, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों ट्रैवल कर रहे हैं। अब ये सुने, यहां पर बेटा फर्ज करें आपका जो इलेक्ट्रॉन है इसका मोमेंटम था mv, कितना मोमेंटम था mv, और जो वहां से पॉजिट्रॉन आ रहा है इसका मोमेंटम है -mv। भाई मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अगर राइट वाले को mv बोल रहा हूं तो लेफ्ट वाले को -mv बोलूंगा ना। अच्छा, अब एक बात बताएं, टोटल मोमेंटम कितना आ गया, टोटल इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम, पी आई का मतलब इनिशियल मोमेंटम, तो देखें एम वी प्लस -mv, आंसर आ गया 0। अब यहां आ जाए, यहां पर एक गैमा फोटोन आगे जा रहे हैं, गैमा फोटोन पीछे आ रहा है। फर्स्ट करें इसका मोमेंटम है p इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, इसका मोमेंटम है p इज इक्वल टू -h अपॉन लैम्डा। बेटा देखें, फोटोन है फोटोन, ठीक है, फोटोन का मोमेंटम एच अपॉन लैम्डा होता है, ये आप क्वांटम फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फाइनल मोमेंटम कैसे निकालेंगे, फाइनल मोमेंटम निकालने के लिए एच अपॉन लैम्डा प्लस -h अपॉन लैम्डा करें, तो बेटा इसका आंसर भी क्या आएगा, इसका आंसर भी 0 आएगा। तो देखें, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब ये फोटॉन्स बनते हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों ट्रैवल कर रहे हैं, रीजन सुन। असल में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, इंटरैक्ट कर रहे हैं तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे होंगे ना। ठीक है, इनका टोटल मोमेंटम कितना है, 0। तो बेटा फाइनल टोटल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए, और फाइनल टोटल मोमेंटम 0 सिर्फ तभी होगा, फाइनल टोटल मोमेंटम 0 सिर्फ तभी होगा जब आपके दोनों फोटोन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, वरना टोटल मोमेंटम 0 नहीं होगा। क्लियर हो गया। तो अब यहां देखेंगे, यहां पे मैं नीचे एक जुमला लिखने जा रहा हूं, क्या जुमला लिखूंगा, द टू गैमा रे फोटॉन्स, the two gamma ray photons travel in opposite direction, travel in opposite direction to conserve momentum। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं ताकि मोमेंटम कंजर्व रह सके। एक चीज और बताने दें, ठीक है, इन एनाइलेशन, इन एनाइलेशन मास या एनर्जी एंड चार्ज also remain conserved। बेटा एनाहाइलेशन में मास और एनर्जी भी कंजर्व रहती है और चार्ज भी कंजर्व रहता है। सर मास और एनर्जी कैसे कंजर्व रहते हैं,
मास तो डिस्ट्रॉय हो गया। बेटा मास डिस्ट्रॉय तो हुआ है, लेकिन मास कन्वर्ट भी तो एनर्जी में हो गया। मास डिस्ट्रॉय तो हुआ है, लेकिन मास किस में कन्वर्ट हो गया? मास कन्वर्ट हो गया एनर्जी में। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मास या एनर्जी कंजर्व रहते हैं, और चार्ज भी कंजर्व रहता है। एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? नेगेटिव। पॉजिट्रॉन का चार्ज क्या है? पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव का टोटल चार्ज जीरो आ गया। अब गैमा पर आओ, गैमा के दोनों का चार्ज क्या है? जीरो। यानी इनिशियल चार्ज भी जीरो, फाइनल चार्ज भी जीरो। इसका मतलब चार्ज भी कंजर्व रहता है एनाहाइलेशन में। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन सीखो भाई, कैलकुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। और वो कैलकुलेशन है एनर्जी के। जो गैमा रे फोटॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं, उनकी एनर्जी का क्या चक्कर है। अब देखो भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको हम समझेंगे इस तरीके से, ये एनर्जी ऑफ गैमा फोटॉन्स। एनर्जी ऑफ गैमा फोटॉन्स कैसे निकालोगे? सुनो, अभी अभी मैंने तुम्हें बताया कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का जो टोटल मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर्मूला तुम्हें पता है, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब यहां देखो बेटा, एक इलेक्ट्रॉन है और एक पॉजिट्रॉन है। अब देखो, दोनों का मास सेम होता है 9.1 10 पावर -31। इलेक्ट्रॉन का मास भी यही है, पॉजिट्रॉन का मास भी यही है। इस नंबर को मल्टीप्लाई करवा दो 2 से। 2 से क्यों मल्टीप्लाई करवा रहे हो? क्योंकि बेटा सिर्फ इलेक्ट्रॉन थोड़ी डिके हुआ है, या सिर्फ पॉजिट्रॉन थोड़ी डिके हुआ है, दोनों खत्म हो गए। तो दोनों का मास लो गया, दोनों का मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो 2 × 9.1 10 पावर -31 मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है 3 × 10 की पावर 8 का स्क्वायर। अब पहले तो हम इसे सॉल्व करेंगे कि कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। यहां देखें भाई, 2 × 9.1 एक्सपोनेंट -31 इंटू 3 × 10 पावर 8 का स्क्वायर। बेटा जो टोटल एनर्जी बन रही है वो है 1.638 आ रहा है, 1.64 कर लेते हैं, 10 पावर -13 जूल। ये आ गई एनर्जी किसकी? ये एनर्जी आ गई आपके दोनों फोटॉन्स की, ये टोटल एनर्जी है। ठीक है। अच्छा, इसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे आप? 1.64 10 पावर -13 जूल। एक मिनट, एक काम करते हैं, पहले ऊपर वाली एनर्जी को डब्बे में बंद कर देना है। ये जूल में आ गई। अब नीचे में इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कन्वर्जन दिखा रहा हूं, आपको भी पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना आपने। आपने इसको डिवाइड करना है 1.6 10 पावर -19 से। आपका आंसर आ जाएगा, अल्लाह आपका भला करे, 1.6 10 पावर -19। बेटा जवाब आ रहा है 1.02 10 पावर 6। 1.02 10 पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, अब ये एक मिनट, ये तो मैंने एनर्जी तो निकाल ली कि भाई 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ रही है। ये किसकी एनर्जी है? ये एक फोटोन की है, दो फोटॉन्स की है? ये दोनों फोटॉन्स की एनर्जी है। तो ये आप सुन ले भाई, ये नीचे मैं लिख रहा हूं, दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ टू फोटॉन्स, या टू गैमा फोटॉन्स, पूरा लिख देते हैं ना, टू गैमा फोटॉन्स। ठीक है। अच्छा, यहां पर एक चीज और सुन ले भाई, अगर आपको एक गैमा फोटॉन की एनर्जी चाहिए, एनर्जी ऑफ वन गैमा फोटॉन, क्या करें आप? 1.02 को डिवाइड कर लें 2 से, क्या आंसर आ जाएगा भाई? आंसर आ जाएगा 5.11। इसको यूं कर लें, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक एक फोटॉन की एनर्जी आ गई 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। क्योंकि 10 पावर 6 है ना, इसलिए 0.51 कर दिया मैंने। 1.02 का हाफ किया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे देख ले, मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ। 1.02 डिवाइड बाई 2 कर ले, आंसर आ गया 0.51। ये वाली लॉजिक लगाइए। तो 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक फोटोन की एनर्जी है। ये बात समझ आ गई? अच्छा, पेपर में एनर्जी के अलावा आपसे वेवलेंथ भी निकलवाई जा सकती है। वेवलेंथ ऑफ गैमा फोटोन, वेवलेंथ ऑफ गैमा फोटोन। अब अगर आपको एनर्जी पता है तो आपको भी पता है वेवलेंथ निकाल सकते हैं।
एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच सी ओवर लैम्डा। तो लैम्डा के लिए आप क्या करेंगे, लैम्डा के लिए आप करेंगे एच सी ओवर ई। अब एक प्रॉब्लम है, वेवलेंथ तो निकालते ही मीटर में, यानी एनर्जी जूल में होनी चाहिए। तो आपने करना क्या है, आपने करना है एच की जगह लिखते हैं आप 6.63 10⁻34। सी की जगह लिखते हैं 3 × 10⁻8 डिवाइडेड बाय ई। अच्छा, ई की जगह एनर्जी जूल वाली लिखिएगा। तो 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो नहीं लिख सकते ना, ऊपर देखें वो जूल वाली एनर्जी लिखी हुई है, ये वाली एनर्जी 1.6 वाली एनर्जी। इस 1.64 वाली एनर्जी का हाफ कर लें, तो 1.64 वाली एनर्जी को हाफ करके लिखें। 1.64 10⁻13, ये 2 फोटॉन्स की एनर्जी थी। इसको कर लें भाई साहब डिवाइड बाय 2। तो एक की आ गई 8.2 10⁻14, 8.2 10⁻14। ये एक फोटोन की, एक गैमा फोटोन की एनर्जी है जूल में। आंसर निकाले बेटा, ये देखें 6.63 10⁻34 इंटू 3 × 10⁻8 डिवाइडेड बाय 8.2 10⁻14। बेटा वेवलेंथ आ रही है 2.4 10⁻12 मीटर्स। ये आ गई वेवलेंथ ऑफ द गैमा फोटोन। तो बेटा ये सारी चीजें मैं आपको सिर्फ इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर आपसे ये तमाम चीजें एग्जाम में पूछ ले, तो आपको ये निकालने आना चाहिए। ठीक है बेटा, बात समझ आ रही है? अच्छा देखो, मैंने नीचे लाइन पे लिख दी है 8.2 10⁻14 जूल इज एनर्जी ऑफ वन गैमा रे फोटोन। ठीक है, ये जो ऊपर मैंने ई की वैल्यू डाली थी, ये एक गैमा फोटोन की एनर्जी है जूल्स में। अब आओ आगे, एनाहाइलेशन ऑफ मैटर हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, सुनो। पेट स्कैन के ऊपर चलो, डेफिनेशन में ऊपर मैंने तुम्हें एक चीज पढ़ाई थी कि पेट स्कैन के अंदर ट्रेसर इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल होता है पेट स्कैन के अंदर? लिखा हुआ है इट यूजेस अ सब्सटेंस, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कॉल्ड अ ट्रेसर। और ट्रेसर का काम क्या है? ट्रेसर आप बॉडी में डालते हैं, पेशेंट के अंदर डालते हैं, और आप विजुअलाइज करते हैं क्या क्या मेटाबॉलिक प्रोसेसेस बॉडी के अंदर चल रहे हैं। अब ट्रेसर की क्या साइंस है, पेपर में आता है पूरा प्रोसेस, मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दें भाई, किसकी? मेडिकल ट्रेसर की। ट्रेसर लिखे, मेडिकल ट्रेसर लिखे, बात एक ही है। ठीक है, मेडिकल, मेडिकल ट्रेसर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑल अबाउट ट्रेसर, कि ट्रेसर क्या होता है और ट्रेसर के बारे में हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। तो ट्रेसर के बारे में एक एक करके मेरे साथ लिखना शुरू करें या सुनना पढ़ना शुरू करें। देखिए, ट्रेसर के बारे में पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। पेपर में आप इसकी जब डेफिनेशन आएगी तो आप ये वाला पॉइंट लिखेंगे। रेडियो एक्ट, बल्कि एक काम करता हूँ, उसको मैं पॉइंट बना के नहीं लिखता, मैं इसकी डेफिनेशन ही लिख देता हूँ। ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, radioactive substance injected into a patient's body. A radioactive substance injected into a patient's body which is absorbed by the tissue being स्कैंड। ये मेरी डेफिनेशन नहीं है, ये एग्जाम की डेफिनेशन है, मार्किंग स्कीम की डेफिनेशन है। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये मार्किंग स्कीम के अल्फाज है। क्या लिखा हुआ है? क्या होता है मेडिकल ट्रेसर? पहले तो मेडिकल ट्रेसर के बारे में सुनो। ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, एक सोल्यूशन है, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। पेशेंट के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट डाला जाता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डाला जाता है, और ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अंदर जाकर पेशेंट की बॉडी में उन जगहों पर एब्जॉर्ब हो जाएगा जिन जिन जगहों को आपने स्कैन करना है, जिन जिन जगहों को आपने स्टडी करना है। अब यहां पर सबसे पहला सवाल आता है, सर अगर हम पेशेंट के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट डाल देंगे तो क्या पेशेंट को कुछ होगा नहीं? क्योंकि हमने तो सर बचपन से यही पढ़ रखा है कि रेडियो एक्टिविटी इज हजार्डस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस आर हजार्डस फॉर अस, हमारे लिए डेंजरस है। लेकिन ये सारा काम बहुत कैलकुलेटेड मैनर में होता है बेटा। इसका ये मतलब थोड़ी कि मैंने फुल 2 लीटर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डाल दिया पेशेंट के अंदर, मर। ठीक है, हम इसको बहुत ही कैलकुलेटेड मैनर में करते हैं, इतना कि पेशेंट के लिए
हार्मफुल लेवल से नीचे रहेगी चीज, ठीक है। सर ठीक है, चलिए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आपने डाल दिया, क्यों, क्या करता है ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस? अब सुने, मैं इसकी पूरी आपको पॉइंटर्स में साइंस समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको प्रोसेस समझा रहा हूँ, प्रोसेस सुनिए। प्रोसेस क्या है, जब तक आप प्रोसेस नहीं समझेंगे तब तक बात नहीं पल्ले पड़ेगी। तो आइए प्रोसेस को समझते हैं। या स्कैन कैसे होता है, आइए मैं आपको स्कैन समझाता हूँ कि व्हाट इज द स्कैन। होता क्या है भाई, होता ये है कि सबसे पहले तो ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये जो भी आपने पेशेंट के अंदर इंजेक्ट किया है, ये जाके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब देखें भाई, क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले हम लिखेंगे द ट्रेसर। अच्छा, ट्रेसर के अंदर क्या है भाई, जाहिर है ट्रेसर के अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है। ट्रेसर के अंदर क्या है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, ठीक है। इंजेक्टेड इनटू द पेशेंट, इनटू द पेशेंट is absorbed by the tissue, ये टिश्यू में जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा। एंड डिकेज, ये अंदर टिश्यू में जाके एब्जॉर्ब हो गया और अंदर जाकर अब ये डिके होगा। जाहिर है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस डिके करते हैं, ठीक है, उनमें से रेडियो एक्टिविटी होती है। दूसरा, द मोस्ट कॉमन ट्रेसर इज, जो सबसे कॉमन ट्रेसर है, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है पेट स्कैनिंग में, उसका नाम है फ्लोरो डी ऑक्सी ग्लूकोज। ये मैंने याद किया है भाई, देखो मैं मेडिकल वाला बंदा नहीं हूं ना, तो इतनी ज्यादा आती नहीं है मुझे, ये रट्टा मारा है मैंने भी। द मोस्ट कॉमन ट्रेसर इज फ्लोरो डी ऑक्सी ग्लूकोज। नाम भी कितना एस्थेटिक है ना, ठीक है। द मोस्ट कॉमन ट्रेसर इज फ्लोरो डी ऑक्सी ग्लूकोज, ये डाला जाता है पेशेंट की बॉडी में, विच कंटेन्स radioactive isotope of, which contains radioactive isotope of फ्लोरीन। इसके अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है फ्लोरीन का, ठीक है। और कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है, मैं नाम लिख देता हूं इसका। इसके अंदर होता है फ्लोरीन 18, फ्लोरीन 18, ठीक है। अगली स्टोरी सुने, दिस, अच्छा तुमने पेशेंट के अंदर डाल दिया, पेशेंट के अंदर क्या होगा, पेशेंट के अंदर बेटा ये जाकर थोड़ी देर में पूरे पेशेंट की बॉडी में ब्लड स्ट्रीम के थ्रू फैल जाएगा। दिस इज, बल्कि इस तरह से लिखें आप इसको, दिस इज स्प्रेड इन द ब्लड स्ट्रीम एंड, मतलब आपने पेशेंट इंजेक्ट किया, जैसे पेशेंट के अंदर आपने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इंजेक्ट किया ना, ट्रेसर इंजेक्ट किया। अब ये ट्रेसर आपके ब्लड में, जाहिर है आपने आईवी के थ्रू इंजेक्ट किया होगा या सिरिंज के थ्रू इंजेक्ट किया होगा। आईवी कहते हैं वो ड्रिप लगाते हैं ना, वो कैन्यूला लगा के ड्रिप लगाते हैं इंट्रावेनस, ठीक है। या तो आप उसके थ्रू इंजेक्ट करते हैं पेशेंट के अंदर, या तो आप इंजेक्शन यानी सिरिंज लगाकर पेशेंट के थ्रू आप, पेशेंट के अंदर आप इसको इंजेक्ट करेंगे, तो क्या होगा अंदर जाकर, ये जितना भी ये जो फ्लोरो डीऑक्सी ग्लूकोज है, ये जो पूरा सोल्यूशन है, ये पेशेंट के अंदर कैसे जाएगा, कहां तक जाना है, कैसे जाना है, ये ब्लड के थ्रू जाता है। तो देखें क्या लिखा हुआ है, दिस इज स्प्रेड इन द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच द टिश्यू बीइंग स्कैन्ड। It takes some time for the tracer to be absorbed, और एक चीज और लिख रहा हूं, इट इज एब्जॉर्ब्ड एज शुगर क्रिस्टल्स। ये भी मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूं आपको। असल में ये ग्लूकोज है ना बेटा, तो ग्लूकोज होने की वजह से ही ये टिश्यू के अंदर और आपके ब्लड के अंदर शुगर क्रिस्टल्स की तरह एब्जॉर्ब हो जाता है। अच्छा जी, अब सुने असल स्टोरी। द फ्लोरीन 18, F18 या फ्लोरीन 18 इन द ट्रेसर, या इन द टिश्यू, लेके अब तो एब्जॉर्ब हो गया ना,
द फ्लोरीन 18 इन द टिश्यू डिकेज बाय एमिटिंग पॉजिटिव बीटा पार्टिकल। फ्लोरीन 18 क्या करता है, डिके करता है और उसमें से पॉजिटिव बीटा पार्टिकल निकलता है। पॉजिटिव बीटा पार्टिकल यानी पॉजिट्रॉन, जिसका नाम क्या है, पॉजिट्रॉन। पॉजिटिव बीटा पार्टिकल बोले और पॉजिट्रॉन बोले, ऑल्सो कॉल्ड पॉजिट्रॉन। फ्लोरीन 18 क्या करेगा, फ्लोरीन 18 भाई देखिए आपकी आपके टिश्यू में, फर्स्ट करें मैं ब्रेन का स्कैन कर रहा हूँ या मैं लंग्स का स्कैन, मुझे नहीं पता लंग्स का होता है नहीं होता, वैसे सच्ची बात है। ब्रेन का स्कैन कर रहा हूँ, ब्रेन इजी है, ब्रेन का स्कैन कर रहा हूँ। ब्रेन में जाके एब्जॉर्ब हो गया फ्लोरीन 18। अब फ्लोरीन 18 क्या करेगा, पॉजिटिव बीटा डिके करेगा, यानी फ्लोरीन में से बीटा पार्टिकल्स निकलेंगे, पॉजिटिव बीटा पार्टिकल्स, और पॉजिटिव बीटा पार्टिकल्स को आप पॉजिट्रॉन भी कहते हैं। तो देखें क्या लिखा हुआ है, द F18 इन द टिश्यू डिकेज बाय एमिटिंग पॉजिटिव बीटा पार्टिकल्स ऑल्सो कॉल्ड पॉजिट्रॉन। ठीक है, फिर आप लिखेंगे द पॉजिट्रॉन या द पॉजिट्रॉन्स interact with electrons in the tissue। जो पॉजिट्रॉन्स हैं जो कि निकल रहे हैं, वो किससे इंटरेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, टिश्यू में। बेटा टिश्यू किससे बना है, एटम से बना है ना, इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही होंगे। तो लिखा हुआ है द पॉजिट्रॉन्स इंटरेक्ट विद द इलेक्ट्रॉन्स इन द टिश्यू एंड दे annihilate each other। ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, they annihilate each other for each interaction। for each interaction, हर interaction पर two gamma ray photons, two gamma ray photons are emitted। हर इंटरैक्शन पर दो गैमा रे फोटॉन्स हैं जो कि निकलेंगे, एमिट होंगे फ्रॉम द टिश्यू ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जाहिर है ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। क्या लिखा आपने, द पॉजिट्रॉन्स इंटरैक्ट विद इलेक्ट्रॉन्स इन द टिश्यू एंड दे एनाहाइलेट ईच अदर फॉर ईच इंटरैक्शन। हर इंटरैक्शन पर टू gamma ray photons are emitted from the tissue traveling in opposite direction, which are detected externally outside the patient's body, outside the patient's body by gamma detectors। बाय gamma detectors क्या है भाई, सीन सुने भाई। पेशेंट के अंदर तुमने डाल दिया ट्रेसर, ट्रेसर अंदर करेगा बीटा डिके, बीटा डिके करने का मतलब है पॉजिट्रॉन निकलेंगे। टिश्यू के अंदर जो पॉजिट्रॉन निकल रहे हैं वो टिश्यू के ही इलेक्ट्रॉन से करेंगे इंटरैक्शन, नतीजे में निकलेंगे गैमा फोटॉन्स। गैमा फोटॉन्स मेरी बॉडी में से बाहर आएंगे, मेरे सर में से बाहर आएंगे, अंदर से गैमा रेज निकल रही है ना, वो गैमा रेज को बाहर जो डिटेक्टर लगाए हुए ना आपने, वो डिटेक्टर स्कैन कर लेते। ठीक है, अच्छा आगे की स्टोरी क्या है भाई। अब इमेज कैसे बनेगी सर, गैमा रेज को हमने डिटेक्ट कर ली, इमेज कैसे बनेगी। तो देखें द टाइम ऑफ अराइवल, द टाइम ऑफ अराइवल, टाइम ऑफ अराइवल एंड स्पीड ऑफ गैमा फोटॉन्स। गैमा फोटॉन्स कितनी देर में बाहर आ रहे हैं, जाहिर है हर गैमा फोटॉन डिफरेंट टाइम पे बाहर आएगा, कुछ जल्दी बाहर आ जाएंगे, कुछ देर से बाहर आएंगे। द टाइम ऑफ अराइवल एंड स्पीड ऑफ गैमा फोटॉन्स आर प्रोसेस्ड, इनको प्रोसेस किया जाता है, अ प्रोसेस टू प्रोड्यूस एन इमेज of the section of tissue, of the section of tissue being scanned। जो गैमा रेज बाहर आई है, गैमा रेज को प्रोसेस करेंगे आप और प्रोसेस करके इमेज बनाएंगे उस टिश्यू की जिसको आप स्कैन कर रहे हैं। ठीक है, टोमोग्राफी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और सुन ले भाई, इस पूरे प्रोसेस में जाहिर है तुमने पेशेंट के अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डाला है,
जिसकी वजह से पेशेंट में से निकलनी है गैमा रेज। अभी कहा बताओ यार, पेशेंट ने टेस्ट करा लिया, स्कैन करा लिया, वो घर चले गए, अब उसके अंदर से तो गैमा रेज निकलती रहेंगी, क्योंकि उसके अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मिला दिया तुमने उसकी बॉडी में, उसके खून में। तो सुनो, होता क्या है, ये जो फ्लोरीन 18 है ना, इसकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है। 2 घंटे की होती है, 110 मिनट की होती है, पूरी 2 घंटे की भी नहीं होती। ठीक है, यानी होता क्या है, आपने पेशेंट के अंदर डाल दिया, फ्लोरीन 18 डाल दिया, अब तकरीबन 2 घंटे तक उसमें से गैमा फोटॉन्स निकलते रहेंगे, निकलते रहेंगे, निकलते रहेंगे, और पेशेंट की बॉडी में से जो गैमा फोटॉन्स निकल रहे हैं उसको तुम बाहर डिटेक्टर्स लगाकर स्कैन करोगे। सही है। 2 घंटे के बाद हाफ लाइफ हो गई, यानी कि उसकी जो एक्टिविटी है वो आधी हो जाएगी। यानी अगर पहले मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पहले 1 करोड़ गैमा फोटॉन्स निकल रहे थे, तो अब 50 लाख निकलेंगे। 2 घंटे के बाद एक्टिविटी और ड्रॉप हो जाएगी, और ड्रॉप हो जाएगी। यानी कि कुछ ही घंटों में वो जो बॉडी में से गैमा रेज निकल रही है, उनका लेवल इतना गिर चुका होगा, उनकी एक्टिविटी इतनी ड्रॉप हो चुकी होगी कि वो आपके लिए डेंजरस नहीं है। इसीलिए ये जितना भी स्कैन किया जाता है, ये बहुत ही कैलकुलेटेड मैनर में किया जाता है। तो देखिए मैं आगे क्या लिख रहा हूं, ये वाली स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। द हाफ लाइफ द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इन द ट्रेसर इन द ट्रेसर should be should be small with high activity। पेशेंट के अंदर जो आप रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डाल रहे हैं ना, उसकी हाफ लाइफ कम होनी चाहिए, यानी कुछ ही घंटों में वो खत्म हो जाए। टेस्ट हो बस, ऐसा ना हो कि टेस्ट के बीच में ही खत्म हो, नहीं, टेस्ट पूरा हो जाए और टेस्ट के बाद वो अपना असर खत्म कर दे। तो लिखा हुआ है द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इन द ट्रेसर शुड बी स्मॉल विद हाई एक्टिविटी। हाई एक्टिविटी का मतलब हाफ लाइफ कम है लेकिन रेडिएशन ज्यादा निकलनी है, क्योंकि रेडिएशन ज्यादा निकलेंगी तभी तो टेस्ट सही से होगा। जितने ज्यादा पॉजिट्रॉन निकलेंगे उतने ज्यादा एनाहाइलेशन होंगे, जितने ज्यादा एनाहाइलेशन होंगे उतने ज्यादा गैमा फोटॉन्स निकलेंगे, और जितने ज्यादा गैमा फोटॉन्स निकलेंगे उतना अच्छा टेस्ट होगा। क्लियर हो गया? अच्छा, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, फ्लोरीन 18 की जो एक्टिविटी है ना, फ्लोरीन 18 हैज हाफ लाइफ ऑफ 2 आवर्स, 2 घंटे की हाफ लाइफ होती है। इट इज प्रिपेयर्ड एंड यूज्ड इंस्टेंटली। यानी कि जब आप स्कैन कराने जाते हैं ना, वो उसी वक्त बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे सोल्यूशन ट्रेसर और यूज कर लेंगे, बीच में गैप नहीं देंगे। गैप देंगे तो एक्टिविटी ड्रॉप हो सकती है ना। ठीक है, अदरवाइज एक्टिविटी ड्रॉप्स। अगर आपने फौरन इस्तेमाल नहीं किया, एक्टिविटी कम हो जाएगी। अच्छा, फ्लोरीन 18 की इक्वेशन भी सुन ले भाई, ये भी पेपर में करने को आई हुई है। फ्लोरीन नीचे लिखेंगे 9, ऊपर लिखेंगे 18। मैंने क्या कहा, फ्लोरीन 18 बीटा डिके करता है। क्या मतलब वो, यानी उसके अंदर से बीटा पार्टिकल निकलता है। तो बीटा पार्टिकल देखे मैं यहाँ बना रहा हूँ, बीटा पार्टिकल ऊपर लिखेंगे 0, नीचे लिखेंगे +1। अब एक बात बताओ, 18 में से 0 गया, ऊपर देखो, ऊपर 18 में से 0 गया, 18 बचा, और नीचे 9 में से 1 गया तो 8 बचा। ये ऑक्सीजन है बेटा। ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा बेटा, यहाँ बचेगा आपका, साथ में आपको भी पता है जब बीटा पार्टिकल निकलता है तो साथ में एक निकलता है न्यूट्रिनो। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। क्लियर है? तो ये मैंने कहा, ये मैं आपको इक्वेशन भी बता दूं। अच्छा, इसी के साथ ही आपका पेट स्कैन होता है कंप्लीट। पेट स्कैन में आपने क्या क्या पढ़ा, एक जल्दी से क्विक 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 रिवीजन ले लें। क्या क्या पढ़ा आपने? सबसे पहले तो आपने पढ़ा भाई कि पेट स्कैन होता क्या है, एक फंक्शनल इमेजिंग टेक्निक है जिसमें रेडियो ट्रेसर इस्तेमाल होता है। एनाहाइलेशन का मतलब क्या है, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को खल्लास खत्म कर देते हैं, और 2 गैमा रे फोटोन पैदा होते हैं इस नतीजे में। फिर आपने क्या पढ़ा, फिर आपने पढ़ा जो गैमा फोटॉन्स की जो एनर्जी है, गैमा फोटॉन्स की जो एनर्जी है मेरे बच्चों, वो कैसे निकाली जाती है। फिर आपने पढ़ा वेवलेंथ कैसे निकाली जाती है। फिर आपने पढ़ा मेडिकल ट्रेसर क्या होता है, और मेडिकल ट्रेसर बॉडी में किस तरीके से काम आता है, किस तरीके से इस्तेमाल होता है। और इसी के साथ ही आपका पेट स्कैन का टॉपिक हो गया कंप्लीट। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। पास पेपर्स के बारे में सुन ले भाई, पास पेपर्स की एक रिकॉर्डिंग जल्द अपलोड करूंगा, जिसमें एक्सरे, पेट स्कैन, अल्ट्रासाउंड सबको एक साथ ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।